हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनीता तिर्की, असिस्टेंट प्रोफेसर, भारतीय विश्वविद्यालय दुर्ग। पिछले वीडियो में हमने पायरिमिडीन और प्यूरिन के बारे में देखा था। न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, इवन उसके स्ट्रक्चर्स भी हमने देखा था। अभी के वीडियो में हम देखने वाले हैं न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स एंड डीएनए आरएनए के स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन भी देखने वाले हैं। न्यूक्लियोसाइड क्या है? न्यूक्लियोसाइड जो पेंटोस शुगर और क्या था, इसमें नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बना हुआ था हमारा न्यूक्लियोसाइड्स। इसमें दिया हुआ है फर्स्ट लाइन में, देखिए, द कॉम्बिनेशन ऑफ अ बेस एंड शुगर इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। नाइट्रोजनस बेस और शुगर के कॉम्बिनेशन को क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियोसाइड्स। इसकी कंपोजिशन देख लेते हैं। कंपोजिशन में वही दो चीज होंगे, कौन कौन से? पेंटोस शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस, चाहे वो एडेनिन हो, ग्वानिन हो, या जो भी साइटोसिन हो, यूरैसिल हो, थाइमिन हो, कोई भी नाइट्रोजनस बेस हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, द पेंटोस शुगर इज आइदर राइबोज इन राइबोन्यूक्लियोसाइड्स और टू डीऑक्सीराइबोज इन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड्स। जो पेंटोस शुगर होता है राइबोज में भी हो सकता है और डीऑक्सीराइबोज में भी हो सकता है। अगर राइबोज में होता है तो उसका हम क्या बोल रहे हैं? राइबोन्यूक्लियोसाइड्स। एंड अगर डीऑक्सीराइबोज में है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड्स, नॉट टाइड्स ना, ये चीज़ ध्यान रखना है। ये हमारा न्यूक्लियोटाइड साइड्स हो गया। अब इसमें आगे देखते हैं, a nitrogenous base is linked to the OH of first carbon pentose sugar through a ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू हमारा जो कार्बन में ऐड होता है और एल्कोहल ग्रुप, उसी की बात कर रहे हैं। ये देखिए, द नाइट्रोजनस बेस इज लिंक टू द OH ग्रुप, जो कि फर्स्ट कार्बन में क्या रहता है? लिंक्ड रहता है। और जो पेंटोस शुगर होता है और किसके थ्रू लिंक्ड रहता है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू पेंटोस शुगर OH ग्रुप लिंक रहता है। टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसाइड्स सच एज एडेनोसिन, और अगर एडेनोसिन है नाइट्रोजनस बेस में, अगर एडेनोसिन ऐड है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? डीऑक्सी एडेनोसिन। और ग्वानिन होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम? डीऑक्सी ग्वानोसिन। साइटिडीन होगा तो डीऑक्सी साइटिडीन। यूरिडीन होगा तो डीऑक्सी यूरिडीन। अगर यही राइबोस शुगर होगा तो क्या होगा? एडेनिन में होगा एडेनोसिन। एडेनिन में होगा तो क्या बोलेंगे हम? राइबो। डीऑक्सिस में हट जाएगा, एडेनोसिन, ग्वानोसिन और क्या है? डीऑक्सी ग्वानोसिन। जैसे इसमें कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है, डीऑक्सी एडेनोसिन मतलब इसमें एडेनिन ग्रुप भी होगा और डीऑक्सी राइबोज ग्रुप भी होगा। सिमिलरली डीऑक्सी ग्वानोसिन में ग्वानोसिन का मॉलिक्यूल्स होगा, देन डीऑक्सी राइबोज शुगर्स होंगे। और थर्ड नंबर में दिया है डीऑक्सी साइटिडीन, मतलब इसमें साइटोसिन प्रेजेंट होगा। इसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो साइटोसिन प्लस डीऑक्सी राइबोज शुगर होंगे। एंड देन डीऑक्सी थाइमिडीन में होगा थाइमिन प्लस डीऑक्सी राइबोज शुगर। ये हमारा डीएनए में हो गया। आरएनए में देखेंगे तो एडेनोसिन, जैसे कि हमने यहाँ देखा डीऑक्सी जुड़ा हुआ है, अगर एडेनिन में राइबोज शुगर प्रेजेंट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? एडेनोसिन। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आरएनए में चलिए एक एक करके देखते हैं। एडेनोसिन जिसमें एडेनिन प्लस राइबोज शुगर प्रेजेंट है, एंड ग्वानोसिन में ग्वानिन प्लस राइबोज शुगर प्रेजेंट है। साइटिडीन में सेम साइटिडीन प्लस राइबोज शुगर प्रेजेंट है, क्योंकि हम लोग आरएनए की बात कर रहे हैं। आरएनए मीन्स राइबोज शुगर। यूरिडीन में दिया है यूरैसिल और राइबोज शुगर। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है न्यूक्लियोटाइड्स का। आई होप आप लोगों को न्यूक्लियोसाइड समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स में दिया हुआ है, इसमें कौन कौन से कॉम्बिनेशन होंगे? एक तो शुगर होगा, नाइट्रोजनस बेस होंगे, फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप्स होंगे,
मीन्स हम ये बोल सकते हैं इसमें न्यूक्लियोसाइड्स प्लस फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। अगर ये कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट है तो इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स। पहला फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है द कॉम्बिनेशन ऑफ अ बेस एंड सुगर, बेस मीन्स नाइट्रोजनस बेस की बात कर रहा है, सुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फोरिक एसिड इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। इसका कॉम्पोजिशन देख लेते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स आर कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट शुगर। जैसे कि मैंने बताया इसमें नाइट्रोजनस बेस होंगे और नाइट्रोजनस बेस में जैसे उसमें हम लोग एडेनिन है तो हम लोग उसको क्या बोल रहे थे, राइबोस शुगर प्रेजेंट होगा तो एडेनोसिन, ग्वानिन है तो ग्वानोसिन ऐसे बोल रहे थे। इसमें वही अगर एडेनिन होगा तो एडेनोसिन डी, एडेनिन डी, यहाँ देखते हैं डीऑक्सी एडिनिलिक एसिड या डीऑक्सी ग्वानिलिक एसिड, ऐसी उसका एग्जाम्पल्स बनेंगे। पहले हम थ्योरी देख लेते हैं देन फिर एग्जाम्पल्स देखेंगे। कंपोजिशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट में दिया है इट इज़ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, सोर्स ऑफ एटीपी विच इज सेंट्रल एनर्जी ऑफ मेटाबॉलिक। एटीपी आप लोगों को पता है जो कि एनर्जी होता है, एनर्जी का बड़ा मॉलिक्यूल होता है क्योंकि ट्राईफॉस्फेट इसमें लिंक्ड होते हैं, फिर डाई में कन्वर्ट होगा, फिर एएमपी में बनेगा। एंड देन नेक्स्ट लाइन दिया है सोर्स ऑफ जीटीपी, सोर्स ऑफ जीटीपी, जीटीपी मीन्स ग्वानोसिन ट्राईफॉस्फेट विच डिराइव्स प्रोटीन सिंथेसिस, और एक क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करवाने का काम करता है। सोर्स ऑफ सीटीपी साइटिडीन ट्राईफॉस्फेट, सीटीपी क्या है, साइटिडीन ट्राईफॉस्फेट विच, और ये क्या करता है, लिपिड सिंथेसिस को, विच ड्राइव्स लिपिड सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस करवाने में ये मतलब लिपिड का फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सोर्स ऑफ यूटीपी, यूटीपी मतलब यूरिडिन ट्राईफॉस्फेट विच ड्राइव्स कार्बोहाइड्रेट, ये हम कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म करवाते हैं। इट प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ एनर्जी ट्रांसपोर्ट, को एंजाइम लाइक एनएडीपी, एनएडी, एफएडी, ये क्या करवाता है, एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करवाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। डीएनए में सबसे पहले देखते हैं क्या होता है। डीएनए में डीऑक्सी एडेनिलिक एसिड मीन्स इसमें क्या क्या होंगे, डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट क्योंकि ये सिंगल मॉलिक्यूल है, डीऑक्सी ग्वानोलिक एसिड या फिर इसको क्या बोल रहे हैं, डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। सिमिलरली नेक्स्ट दिया है डीऑक्सीसाइटिडिन एसिड या फिर इसी को बोल सकते हैं डीऑक्सीसाइटिडीन मोनोफॉस्फेट। नेक्स्ट दिया है डीऑक्सीथाइमिलिक एसिड और इसी को बोल सकते हैं डीऑक्सीथाइमिडिन मोनोफॉस्फेट। इन आरएनए में दिया है एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, साइटिडिन मोनोफॉस्फेट, यूरिडिन मोनोफॉस्फेट। ये हमारा आरएनए का एग्जाम्पल हो गया। ये हमारा न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड्स खत्म हो गया। अब हम आगे नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं डीएनए, डीएनए के स्ट्रक्चर्स और उनके फंक्शन के बारे में। According to syllabus, Watson and Crick models of DNA structure and function of DNA, जो DNA की स्ट्रक्चर होती है हेलिकल, जो उसमें होता है पॉली न्यूक्लियोटाइड चैन या फिर डबल स्ट्रैंड जो होता है वो कॉइल होके बना हुआ रहता है, उसी को हेलिकल, जो कॉइल हुआ रहता है उसी को बोलते हैं हेलिकल। तो हेलिकल न्यूक्लियोटाइड चैन और स्ट्रैंड आर स्पाइरली कॉइल्ड क्लॉकवाइज अराउंड द कॉमन। मैं अभी एक जो स्ट्रक्चर बताऊंगी उसमें आप लोगों को समझ में आएगा कि कॉइल कैसे हो रहा है। क्लॉकवाइज अराउंड अ कॉमन सेंट्रल एक्सिस फॉर्मिंग अ राइट हैंडेड डबल हेलिक्स ऑफ 20 एंगस्ट्रम थिकनेस। The two chain have anti-parallel polarity. It means if one chain has the polarity 5 days to 3 days, the other has to 3 days to 5 days। किसकी बात कर रही है वो मैं सबको अभी बताने वाली हूँ। The nitrogenous base in two strand paired through H bond, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मिंग बेस पेयर। एडेन, इसमें कुछ पॉइंट दिया हुआ है। एडेनिन फॉर्म 2H बॉन्ड विथ थायमीन।
एडेनिन जो बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, वो कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से अटैच रहते हैं एडेनिन और थायमिन। उसी तरीके का ग्वानिन जो है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच रहता है साइटोसिन के पास, साइटोसिन के साथ। इच कंप्लीट टर्न ऑफ डबल हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर, या इसी को बोल सकते हैं 34 एंगस्ट्रॉम long and comprise 10 base pair. This means that the base pair are stacked upon one another 0.34 nanometer या 34 angstrom apart, like that each base pair occupies 0.34 nanometer length of the helix. The plane of one base pair stacks over the other in double helix. This is addition to hydrogen bond confers stability of the helical structure. ये जितना भी हम लोग जो थ्योरी पढ़े हैं, अभी आप लोगों को स्ट्रक्चर में चीज़ें समझ में आएंगी मैं क्या कह रही हूँ। जैसे ये स्ट्रक्चर है, इसकी जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी उसको हम क्या बोलेंगे? 20 एंगस्ट्रॉम। इतना 20 एंगस्ट्रॉम ये, और ये होता है ठीक है। देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या बोल रहे हैं? 20 एंगस्ट्रॉम। इन दूरी का वैल्यू कितना है? 20 एंगस्ट्रॉम। और यहाँ से ये जैसे हेलिक्स बना रहा है, यहाँ से लेके जो ये दूसरा हेलिक्स बनाएगा यहाँ, मतलब इतने, दूसरे कलर से करते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। एक सेंटर में एक लाइन होता है, इस सेंटर के इर्द गिर्द ही ये राउंड 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 ऐसा वो स्ट्रक्चर या अपना वर्क फॉर्म करता है। तो इस राउंड के हाफ का जो वैल्यू होगा वो 10 एंगस्ट्रॉम होगा, एंड देन टोटल करेंगे यहाँ से यहाँ तक वो कितना होगा? 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। अब देखिए जैसे मैं ये बता रही थी आप लोगों को, 20 एंगस्ट्रॉम वाला पार्ट समझ में आ गया। ये जहाँ हेलिक्स हो रहा है, ये जहाँ कॉइल्ड हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितना होगी इसकी? 34 एंगस्ट्रॉम, या इसी को बोल सकते हैं 3.4 नैनोमीटर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? ये वाला पॉइंट, इसमें कौन कौन सा नाइट्रोजनस बेस्ड एड है? थायमिन और एडेनिन। थायमिन और एडेनिन का है, जैसे यहाँ ग्वानिन और साइटोसिन का है, और यहाँ है एडेनिन और थायमिन का। इन दोनों के बीच के जो भी दूरी बनेगी, और ये डबल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, इन दोनों के बीच जो दूरी होगी वो 3.4 एंगस्ट्रम का होगा, या फिर इसको बोल सकते हैं 0.34 नैनोमीटर। आई होप इतना समझ में आया होगा। अब जो बॉन्ड के बारे में बता रही थी मैं, जो एडेनिन है वो डबल बॉन्ड बनाएगा थायमिन के साथ। क्यों? क्योंकि डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर जब देखेंगे आप तो क्या रहता है? ACAG। ये किसका हो गया? ACAG का एडेनिन, साइटोसिन, एडेनिन और ग्वानिन। सेम एडेनिन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? एडेनिन बनाएगा थायमिन के साथ। साइटोसिन जो बनाएगा, इसका ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये ग्वानिन के साथ बनाएगा। एंड देन जो एडेनिन होता है वापस से ये डबल बॉन्ड है ना, थायमिन के साथ बनाएगा। एंड जो ग्वानिन है ये ट्रिपल बॉन्ड होता है ग्वानिन का, ये साइटोसिन के साथ बनाएगा। ऐसी ये कंटिन्यूसली इसमें चलते रहती है। सो इन दोनों और इन दोनों के बीच जो स्पेस होगा, कलर चेंज कर देती हूँ, इन दोनों के बीच जो स्पेस होगा इसको हम क्या बोल रहे हैं? 3.4 एंगस्ट्रम।
ठीक है। सिमिलरली इसमें भी वही होगा, इसमें भी होगा, कंटिन्यूसली वैसे ही होगा। अब देखिए एक और चीज़ है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मीन्स यहाँ तक की दूरी, इसमें टोटल जो पेयर बनेंगे, जैसे ए का पेयर किसके, एडेनिन का पेयर बन रहा था थाइमिन के साथ, साइटोसिन का पेयर बन रहा था ग्वानिन के साथ, ऐसे पेयर जो होंगे टोटल 10 पेयर होते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, टोटल 10 पेयर्स होते हैं। ठीक है। और ये जो जैसे कॉइल हो रहा है, ये टर्न हो रहा है, इसी को कॉइल बोला गया है। ठीक है, ये जो कॉइल हो रहा है इसी को कॉइल बोला, और ये वाले हिस्सा को स्ट्रैंड बोलते हैं। इसमें डबल स्ट्रैंड होता है, फर्स्ट एंड देन सेकेंड डबल स्ट्रैंड होता है, जैसे कि आरएनए में सिंगल स्ट्रैंड होता है। इतना चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इसके, अच्छा इसके जितने भी स्ट्रक्चर फंक्शन है वो हमने देख लिए हैं कि क्या क्या होता है इसके स्ट्रक्चर्स में, प्लस क्या क्या फंक्शन रोल प्ले कर रहा है, ये सब हमने पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होते हैं, ये चीज़ आप लोगों को पता है। जो एस नुमा संरचना बन रहा था उसको ही हेलिक्स बोलते हैं ना, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है आरएनए न्यूक्लिक, आरएनए या इसी को बोलते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए इज अ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल। आरएनए जो होता है एक न्यूक्लिक एसिड होता है जो कि लिविंग सेल में पाया जाता है। डेट हैज़ स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी टू डीएनए की तरह ही स्ट्रक्चर होता है, बट ये सिंगल स्ट्रैंड हो, इट हैज़ सिंगल स्ट्रैंड। आरएनए मॉलिक्यूल्स हैज़ बैकबोन made up of alternating phosphate group and the sugar ribose rather than the deoxyribose found in RNA। मीन्स ये बोल रहा है कि जो बैकबोन होता है उसमें फॉस्फेट ग्रुप रहता है। ठीक है, जो बैकबोन होता है उसमें फॉस्फेट ग्रुप रहता है एंड जिस और शुगर, जैसे ये हो गया, ये हमारा क्या हो गया, फॉस्फेट ग्रुप हो गया, और इसमें हमारा क्या जुड़ा रहता है, नाइट्रोजनस बेस, और इधर क्या जुड़ा रहता है हमारा फॉस्फेट ग्रुप। तो ये जो कॉइल बन रहा है, ये जो कॉइल बन रहा है इसमें क्या क्या जुड़ा रहता है, इसमें रहता है पेंटोस शुगर मीन्स ये हो गया अपना पेंटोस शुगर और फॉस्फेट, ये हमारे इस बॉर्डर में रहता है। ठीक है, इस बॉर्डर में क्या रहता है, पेंटोस शुगर प्लस जिसमें जुड़ा हुआ रहता है हमारा फॉस्फेट ग्रुप। नेक्स्ट दिया है सिंगल स्ट्रैंड होता है इस के बैकबोन में क्या क्या होता है वो भी मैंने बता दिया है। अटैच टू इच शुगर इज वन ऑफ 4 बेसेस, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। यूरासिल के जगह हम लोग डीएनए में क्या पढ़ रहे थे, यूरासिल के जगह थाइमिन पढ़ रहे थे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए एग्जिस्ट इन सेल, mRNA, rRNA एंड tRNA। अब इसका नेक्स्ट टाइप्स देखेंगे, नाम आप लोगों को याद हो जाएगा तो नाम से रिलेट कर सकते हैं आप इजीली। जैसे यहाँ दिया है पहला नंबर में mRNA मीन्स मैसेंजर आरएनए। इसका फंक्शन दिया है मैसेंजर, मतलब ऑब्वियस सी बात है एक मैसेज देने का काम कर रहा हो, किसी ना किसी मॉलिक्यूल को एक दूसरे से दूसरे जगह ट्रांसफ़र कर रहा होगा। देखते हैं ट्रांसफ़र क्या चीज़ का ट्रांसफ़र कर रहा है, राइबोस टू सिंथेसिस प्रोटीन, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि हमको पता है आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। ठीक है, एंड आरएनए राइबोसोमल आरएनए, ये क्या करता है, जो स्ट्रक्चर रहता है उसको फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये सेकंड नंबर हो गया। एंड देन नेक्स्ट है tRNA मतलब ट्रांसफ़र आरएनए, ये भी किसी ना किसी मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र कर रहा होगा। देखिए यहाँ अमीनो एसिड टू mRNA, अच्छा इसमें जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसके लिए क्या कर रहा है, एमिनो एसिड दे रहा है mRNA को। ठीक है, हिट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए, HN हिट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए, ये क्या करता है, सर्व्स एज प्रिकर्सर फॉर mRNA एंड अदर आरएनए, एज अ प्रिकर्सर यूज़ होता है। ठीक है, न्यूक्लियर आरएनए जो है एज अ प्रिकर्सर फंक्शन करता है। स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए जिसको शॉर्ट फॉर्म में SNRNA स्टैंड किया गया है,
इसमें फंक्शन है इन्वॉल्व इन mRNA प्रोसेसिंग। mRNA का जो प्रोसेसिंग होता है उसमें स्मॉल न्यूक्लियर RNA इन्वॉल्व रहता है। नेक्स्ट है स्मॉल न्यूक्लियोलर RNA, स्टैंड फॉर SNORNA function is plays and key role in processing of RNA molecules. And then last second है small cytoplasmic RNA, that stand for the scRNA function involved in selection of protein फॉर एक्सपोर्ट, एज अ एक्सपोर्ट, एक्सपोर्टेशन के लिए क्या करता है, ये इन्वॉल्व रहता है प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे, ठीक है। प्रोटीन का जो सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन ऑफ प्रोटीन, उस टाइम के लिए। ट्रांसफर मैसेंजर RNA tmRNA, इसमें दिया है मोस्टली प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। ट्रांसफर मैसेंजर RNA जो होता है मैक्सिमम देखा जाए तो ये बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। इट शॉर्ट पेप्टाइड tags to proteins to facilitate the degradation of incorrectly synthesized protein। मीन्स इसमें ये क्या करता है, एक तो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को फैसिलेट कर रहा है या उस फैसिलेट कर रहा है, डिग्रेडेट कर रहा है, ताकि इनकरेक्ट सिंथेसाइज ना हो प्रोटीन का। सो हमारा DNA RNA दोनों ख़त्म हो गए, हमारा न्यूक्लिक एसिड का चैप्टर आज ख़त्म हो गया। हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में एंजाइम्स। सो थैंक यू सो मच।